हेलो एवरीवन। आज हम लोग वन लाइनर सीरीज ऑफ CAIB स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको ये चैप्टर वाइज मैं वीडियो वन लाइनर बना बना के डालता रहूँगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ये है कि ये वन लाइनर क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैं JIB, CIB और 3 IABF सर्टिफिकेट एग्ज़ाम इसी फार्मूला से, वन लाइनर के फार्मूला से एग्ज़ाम निकाला था। तो उस समय सिलेबस कुछ और था, अभी सिलेबस कुछ और है। तो ये सारा नए सिलेबस के हिसाब से मैं फिर से वन लाइनर के नोट्स बना रहा हूँ। उस समय भी मैं वन लाइनर का नोट्स बनाया था, उसी को रिवाइज करके मैं जाके एग्ज़ाम दिया था, जिसके कारण मेरा JIB में ऑलमोस्ट 70, एवरेज देखा जाए तो 70 के आसपास स्कोर बना था, जो कि फर्स्ट डिवीज़न से ऊपर था। और CIB में ऑलमोस्ट फर्स्ट डिवीज़न, दैट इज़ 60 के आसपास एवरेज स्कोर बना था। और इसके अलावा IABF की जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं उसमें पासिंग स्कोर 60 होता है। तो बाकी जो मैंने सर्टिफिकेट किए हैं उसमें भी 60 प्लस मेरा स्कोर बना था, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन लाइनर। क्योंकि मैं चैप्टर IABF के बुक से ही, मैकमिलन के बुक से ही पढ़ता था और उसी से नोट्स बना लेता था, ये वन लाइनर टाइप, और उसी को रिवाइज करके एग्ज़ाम देने जाता था। तो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला मुझे। तो उसी हिसाब से मैं ये एक्सटेंसिवली, अगर आप ये वन लाइनर कर लेते हैं तो आपको बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो वन लाइनर चैप्टर वाइज मैं बना रहा हूँ, अगर वो आप देख लेते हैं तो आपको बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप ये समझ के आप रिवाइज करके ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट जा सकते हैं। और दूसरा, ये इसके जो PDF है, मैं PDF बना के, फेसबुक ग्रुप है जो कि डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मगर आपको ये वन लाइनर के थ्रू मैं बहुत सारे चीज़ समझाऊंगा जो कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा। उसके बाद आप PDF से रिवाइज कर सकते हो, तो रिवीजन में काफ़ी इजी होगा। ऐसे आपको बहुत सारे टर्म्स नहीं समझ में आएंगे क्योंकि ये जस्ट वन लाइन मैं लिख दिया हूँ, मगर इस वीडियो में मैं आपको समझा भी दूंगा कि जो इम्पोर्टेंट है वो एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को इंट्रोड्यूस हुआ था। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी। तो ये एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी क्लोज रिलेशन है ये दोनों का। जैसे कि मैं अगर आपको बोलता हूँ कि मैं तुमको 100 रुपया देता हूँ, आप मुझे 1 किलो आलू दे देना, तो ये एक तरह से एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। मगर ये हम लोग ओरल भी एक तरह से एग्रीमेंट होता है, तो ये ओरल ही ये हम लोग डिसाइड किए। मगर अगर इसको हम लोग स्टाम्प पेपर पे लिखवा के, उस पर साइन करवा के उसको लॉफुली बाइंड करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में यही मार्जिनली डिफरेंस है। नेक्स्ट है कि कंडीशन टू बी ए कॉन्ट्रैक्ट, ये डिफाइंड है सेक्शन 10 में। सेक्शन कभी कभी पूछता है, तो सेक्शन भी जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वही मैं कवर किया हूँ, वो सेक्शन आपको दिमाग में रखना है। सेक्शन 10 डिफाइन करता है कंडीशन टू बी ए कॉन्ट्रैक्ट। तो ये 5 कंडीशन है, ये आपको दिमाग में रखना होगा। पहला, फ्री कंसेंट, मतलब अगर मैं आपको 100 रुपया दे रहा हूँ और आपसे 1 किलो आलू ले रहा हूँ, तो दोनों के इसमें फ्री कंसेंट होनी चाहिए। आप रेडी हो 100 रुपये में आलू देने के लिए, और मैं रेडी हूँ 100 रुपये देने के लिए आपके आलू के लिए। ये हुआ फ्री कंसेंट, मतलब कुछ फोर्स नहीं है यहाँ पे, ज़बरदस्ती का नहीं है, दोनों खुश है उस डील पे, वो होनी चाहिए। नेक्स्ट है कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कौन होते हैं? वो होते हैं जो 18 प्लस हो, एक कंडीशन ये है। दूसरा कि साउंड माइंड हो, मतलब वो पागल नहीं होना चाहिए, वो उस समय ड्रंक नहीं होना चाहिए। तो साउंड माइंड वाले ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और रैशनली अंडरस्टैंड करते हो, जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और कम्युनिकेटेड है उसको, तो वो हो गया कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब क्या हुआ कि यही कि कहीं ना कहीं इन्फोर्सिबिलिटी हो, ठीक है। और जैसे कि लॉफुल कंसिडरेशन का ये मतलब हुआ कि अगर मैं आपसे आलू ले रहा हूँ तो मैं आपको 100 रुपया दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपसे मैं आलू ले रहा हूँ और उसके बदले मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ आपको। अगर ये डील भी करना हुआ, अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी बनाना हुआ कि आप फ्री में मुझे आलू दे रहे हैं और मैं आपको उसके बदले कुछ नहीं दे रहा हूँ, फिर भी 1 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट मैं करूँगा आपसे, क्योंकि इसमें
हमको दिखाना है कि लॉफुल कंसिडरेशन हो रहा है, मतलब आप 1 रुपया दे रहे हैं और तभी मैं आपको आलू दे रहा हूँ 1 किलो। तो ये लॉफुल कंसिडरेशन एक कॉन्ट्रैक्ट में होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है लॉफुल ऑब्जेक्ट, मतलब इंडिया का जो भी लॉ होता है उसको बाइंड करता हो। अब जैसे कि मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि मैं आपको राइनोसोरस के हॉर्न्स बेचूंगा, आप मुझे 1 लाख रुपया दोगे। ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हम लोग कर रहे हैं, मगर ये लॉफुल बाइंड नहीं है, लॉफुल इंडिया के लॉ के अगेंस्ट है। तो ये लॉफुल ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो ये कंडीशन टू बी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और ये सारे कंडीशन सेक्शन 10 में अप्लाइड है, ये आपको दिमाग में रखना है। नॉट टू बी वॉइड, वॉइड नहीं होनी चाहिए। वॉइड होने के बहुत सारे कंडीशंस हैं जो कि आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि हम लोग ऊपर डिस्कशन किए कि जो एग्रीमेंट को लॉ इन्फोर्सिबिलिटी होती है वही कॉन्ट्रैक्ट होता है। एग्रीमेंट तो कुछ भी हो सकता है, मैं आपसे बोल दिया कि ऐसे ही ओरली बोल दिया कि आपसे मैं आपको 1 किलो आलू दूंगा, आप मुझे 100 रुपया देना, तो ये एक तरह से एग्रीमेंट हुआ। मगर उसको अगर रिटन लिखवा के कहीं रजिस्टर्ड करवा के अटेस्टेड करवा के उसको कहीं पे बाइंड करते हैं, लॉ में उसको झोंकते हैं, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। नेक्स्ट है ऑब्टेनिंग ए कॉन्सेंट फ्रॉम अनदर पर्सन इज प्रपोजल। अब कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको समझने होंगे और दिमाग में रखने भी होंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है इट्स ऑल अबाउट टर्म्स। प्रपोजल क्या है? ऑब्टेनिंग ए कॉन्सेंट फ्रॉम अनदर पर्सन इज प्रपोजल। अब मैं आपको ऑफर किया कि मैं आपको 1 किलो आलू दूंगा, आप मुझे 100 रुपया देना, और इस ऑफर को आप एक्सेप्ट कर लिए, तो ये प्रपोजल हो गया। मतलब आपसे मैं कंसेंट ले लिया, तो वो एक तरह से प्रपोजल हो गया कि ये एग्रीमेंट हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट है व्हेन अदर पर्सन एक्सेप्ट इट, इट इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो तो ये एक्सेप्टेड कहलाता है ना। जो प्रपोजल मैंने दिया था वो टर्न हो गया एक्सेप्टेंस के बाद प्रॉमिस में, ठीक है। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज प्रॉमिसर। जो प्रॉमिस कर रहा है, ठीक है, वो प्रॉमिसर हुआ। जो प्रपोजल दे रहा है वो प्रॉमिसर हुआ। सेक्शन 10 एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये हम लोग ऊपर भी देखे थे। सेक्शन 10 इसको दूसरा नाम क्या है, कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोलते हैं। ये 5 चीज़ एसेंशियल है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है ऑफर एक्सेप्टेड बाय पार्टी इज ऑफरी। मैं आपको प्रपोजल दिया कि मैं आपको 1 किलो आलू दूंगा, आप मुझे 100 रुपया देना। इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लिए तो आप ऑफरी कहलाएंगे, ठीक है। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज इन अ कॉन्ट्रैक्ट। 2 पार्टी होने ही चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। ऑफर शुड बी क्लियर, डेफिनिट, कंप्लीट एंड फाइनल। ऐसा नहीं कि मैं आपको 100 रुपया देंगे, आप मुझे आलू देना। अब यहाँ पे डिफाइन नहीं है कि आप 1 किलो आलू देंगे कि 2 किलो आलू देंगे, ये जरूर डिफाइंड होना चाहिए। अगर डिफाइंड नहीं है, ऐसा अनसर्टेनिटी है, तो वो वॉइड कहलाएगा। ये आपको समझना है। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफर को आपको कम्युनिकेट करना है। अगर मान लीजिए कोई अंधा व्यक्ति है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, मगर उसको आपको पहले पढ़ के सुनाना पड़ेगा, तो वो कम्युनिकेट होना जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट। ये वन ऑफ द एसेंशियल थिंग है कॉन्ट्रैक्ट का। एक्सेप्टेंस शुड बी ऑब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। कोई भी कंडीशन नहीं होना चाहिए कि जैसे कि मैं आपको 1 किलो आलू दूंगा, आप मुझे 100 रुपया देना। अब इसमें कंडीशन नहीं होना चाहिए कि शुड बी ऑब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल कि आप मुझे 100 के नए नोट ही देना। तो ये कंडीशन, ऐसी कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। और नेक्स्ट है ऑफर मस्ट बी कंसेंसस एड इडम। ये टर्म है जो कि इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है सेम थिंग इन सेम सेंस। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखवा रहा हूँ, तो ये जो मैं लिखवा रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ, वो सेम चीज़ उस सामने वाले को भी समझ में आना चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, नहीं तो वो वॉइड कहला जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉमिसर प्रॉमिसी। जो प्रॉमिस कर रहा है वो प्रॉमिसर हुआ, मतलब जिसने कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रपोज किया वो प्रॉमिसर हो गया, और जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर रहा है वो प्रॉमिसी हो गया। प्रॉमिसी को ऑफरी भी हम लोग पीछे देखे थे, कह सकते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट इज लीगल रिलेशनशिप, ये हम लोग पहले भी देख लिया है। केस स्टडी बॉलफोर वर्सेस बॉलफोर। ये इंग्लैंड का एक केस है, बॉलफोर वर्सेस बॉलफोर, जिसमें एक हस्बैंड प्रॉमिस करता है कि वो अपनी वाइफ को हर मंथ कुछ फिक्स अमाउंट देगा, मगर
वो नहीं दे पाता है तो वाइफ उसको सू कर देती है। तो कोर्ट में यही कहा जाता है कि रिटन में कुछ नहीं है तो ये वैलिड नहीं होगा। तो लीगली बाउंड होना चाहिए तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, कोर्ट ने ऐसा कहा। तो ये एक केस स्टडी था जो कि शॉर्ट में आपको जानना है। एन एग्रीमेंट में भी ओरल और रिटन, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। अब एक सेक्शन आता है सेक्शन 10(2) कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि ऊपर डिस्कस किए कि एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, मगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट आपकी ये रिटन होना मैंडेटरी है, ऐसा लॉ में लिखा हुआ है सेक्शन 10(2) में कि रिटन होना चाहिए, मस्ट भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। कौन से ऐसे चीज़ है जो रिटन भी होनी चाहिए और रजिस्टर्ड भी होनी चाहिए, जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, मॉर्टगेज, लीज, ये सब आपका रिटन भी होना चाहिए और मस्ट भी रजिस्टर्ड और अटेस्टेड, तभी ये वैलिड होगा कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न इज कॉल्ड कंसिडरेशन। मतलब जैसे आलू और पैसे का एग्जांपल देखे थे कि मैं आपको 1 किलो आलू दूंगा, आप मुझे 100 रुपये देना। तो कंसिडरेशन यहाँ पे दोनों लोग के लिए, आपके लिए भी मेरे लिए भी कुछ ना कुछ कंसिडरेशन है। जैसे कि मैं अगर आपको 1 किलो आलू दे रहा हूँ तो मुझे आपसे 100 रुपये मिल रहा है, तो मेरे लिए वो 100 रुपया कंसिडरेशन है और आपके लिए वो 1 किलो आलू कंसिडरेशन है। ठीक है। और ये जो एक्ट और एब्सटीनेंस, ठीक है, और ये जो वर्ड्स है एक्ट और एब्सटीनेंस, इसका ये मतलब है कि आप कॉन्ट्रैक्ट लोग क्यों करते हैं, 2 कारण से कर सकते हैं, कि किसी से कुछ करवाना हो या किसी से कुछ ना करवाना हो। तो ये दोनों वर्ड का यही मतलब है, एक्ट और एब्सटीनेंस। ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 2D जो कि कंसिडरेशन को डिफाइन करता है। नेक्स्ट है ए पार्ट ऑफ कंसिडरेशन इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि जैसे कि कोई फ्लैट आप बुक करते हो तो कुछ पार्ट पेमेंट आप करते हो तो कुछ कंस्ट्रक्शन होती है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट उस समय रेसिप्रोकल प्रोमिसेस आपकी पूरी हो रही है, तो ये पार्ट ऑफ कंसिडरेशन इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। वॉइड हम लोग पहले भी एग्जाम्पल के थ्रू समझ चुके हैं। एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड। ठीक है। 3 एक्सेप्शनल है जहाँ पे कंसिडरेशन ना हो तब भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगी। एक कि कॉन्ट्रैक्ट मेड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, वहाँ पे वैलिड होगी। जैसे कि आपके पिताजी ने आपके लिए कुछ छोड़ा है, मतलब जाने से पहले कुछ छोड़ा है, तो वो एक तरह से मेड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन है, जिसमें कंसिडरेशन है, मतलब वो आपको दे रहे हैं मगर आपसे कुछ ले नहीं रहे हैं। जैसे कि हम लोग पहले डिस्कस किए थे, कॉन्ट्रैक्ट में दोनों तरफ से कंसिडरेशन होना चाहिए, मगर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा क्योंकि इट इज़ मेड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन और बिटवीन पार्टीज इन नियर रिलेशन, ये उसी में आ जाएगा। और इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, इसलिए विल जो होती है जाने से पहले लोग लिखवा लेते हैं या रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। नेक्स्ट है लॉफुल। एनीथिंग विच इज़ नॉट फॉरबिडन बाई एनी लॉ इज लॉफुल। लॉफुल वही होता है जो भारत का कोई भी लॉ है वो वायलेट ना कर रहा हो तो वो लॉफुल कहलाएगा। नेक्स्ट है एक केस स्टडी है एसएल फर्नांडिस वर्सेस वीएम फर्नांडिस केस। ये आपको लॉफुल ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने वाला केस है, जिसमें ये हुआ था कि एक गोवा के बिजनेसमैन को लाइसेंस मिला था सेल करने के लिए, लिक्वर मतलब अल्कोहल को सेल करने का एक लाइसेंस मिला था। अब वो किसी दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि वो जो उसको लाइसेंस मिला है वो दूसरे को ट्रांसफ़र करना चाहता है और वो कोई दूसरा वो बिजनेस खरीद के लिक्विड सेल करना चाहता है, मगर कोर्ट ने इसको अनलॉफुल कर दिया क्योंकि लाइसेंस जो मिला था उस पहले पर्सन को मिला था, दूसरे को नहीं मिला था। तो ये इंडिया का लॉ वॉयलेट कर रहा था। तो ये बताता है ये केस एसएल फर्नांडिस वर्सेस वीएम फर्नांडिस केस की लॉफुल नहीं है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हो जाता है। नेक्स्ट अब इम्पॉर्टेंट सेक्शन हम लोग देख लेते हैं। सेक्शन 15 कोअर्जन, मतलब
ज़बरदस्ती आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते हो। सेक्शन 17 फ्रॉड करके आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हो। सेक्शन 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस, किसी पे बंदूक तान के आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन 18 मिस रिप्रेजेंटेशन, किसी को गलत बता के या बोल के कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते हो। सेक्शन 20, 21, 22 किसी से मिस्टेक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते हो। सेक्शन 29 कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सर्टेन नॉट वेग और इनडिफिनिट, मतलब इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैं बोलूँगा कि आप मुझे 100 रुपये देना, मैं आपको आलू दूंगा। क्या आलू दूंगा, कितना आलू दूंगा, ये इनडिफिनिट नहीं होनी चाहिए या वेग नहीं होनी चाहिए। मस्ट बी सर्टेन, एक नंबर होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। तो सेक्शन 29 उसके बारे में बोलता है। सेक्शन 11 कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, साउंड माइंड वाले कर सकते हैं, 18+ कर सकते हैं, नॉट डिस्क्वालीफाइड कर सकते हैं। नॉट डिस्क्वालीफाइड का मतलब कोर्ट से उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है या कोई स्टैट्यूटरी बॉडी से उसको डिस्क्वालीफाइड नहीं किया गया है, तब वो लोग कैपेसिटी टू इंटर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक केस स्टडी है मोहिरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष केस। ये माइनर वाला एग्जाम्पल है इसमें कि माइनर साइन कर देता है, मॉर्टगेज कर लेता है प्रॉपर्टी को, जो कि जब कोर्ट में जाती है तो कोर्ट बोलती है कि ये इनकम्पिटेंट है, ये 18 साल के नीचे है तो ये कर ही नहीं सकता है। तो माइनर के द्वारा किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है। ये मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष केस में यही जजमेंट हुआ था। सेक्शन 12 साउंड माइंड सेक्शन 12 बताती है, और ये साउंड माइंड का मतलब क्या है, अंडरस्टैंडिंग, कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है वो अंडरस्टैंड कर रहा है और रेशनल जजमेंट कर पाएगा वो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वो समझ रहा है और वो उस पर राइट डिसीजन ले पा रहा है, वही सेक्शन 12 बताता है साउंड माइंड का। अब नेक्स्ट है यूजुअली साउंड और यूजुअली अनसाउंड। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई बंदा कभी कभी साउंड माइंड में रहता है और कभी कभी अनसाउंड माइंड में रहता है, मगर वो साउंड माइंड में जब है, अगर उस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, ठीक है। वैसे ही यूजुअली अनसाउंड माइंड में मतलब कभी हमेशा अनसाउंड रहता है मगर कभी कभी साउंड माइंड में वो आ जाता है, तो उस समय जब वो साउंड माइंड में है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो वैलिड होगा, ठीक है। दैट्स इट, ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट है। आप 2-3 बार देखेंगे, अगर आप खुद नोट्स बनाएंगे इसका तो बहुत सारी चीज़ आपको याद हो जाएगी। लिखने से बहुत सारी चीज़ें याद होती हैं, तो ये आप कर सकते हैं कि देख के आप नोट्स बना सकते हैं। इफ़ नॉट, इसका PDF मैं डाल दूंगा फेसबुक ग्रुप में, आप वहाँ ज्वाइन करके इसको डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हो। ये काफ़ी शॉर्ट में, मतलब 16-17 मिनट में आप ये चैप्टर रेडी हो गया। ये चैप्टर पढ़ने का ज़रूरत नहीं है और ये देख के आप आराम से एग्ज़ाम दे सकते हो। दैट्स इट, थैंक यू।